रविकांत जी गोरखपुर दौरे पर कल थे। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह के नाम से उन्हें जाना जाता रहा है, उन्हें वो कहलाना पसंद भी करते हैं। उन्होंने एक बड़ी बात कही, चुनाव के पहले तो मुकेश बाबू कहते हैं लोग, और चुनाव के बाद भाजपा की तरफ ही उनका इशारा था कि चुनाव के बाद भूल जाते हैं मुकेश सहनी कौन है। तो मुकेश सहनी को मुकेश बाबू बनने की हैसियत में लाने वाले इस देश में थे राजा मांडा, वीपी सिंह, और पिछड़े वर्ग के मंत्री को स्टूल पर बिठाने वाले भी एक दूसरे ठाकुर साहब हैं, योगी आदित्यनाथ। तो ये चुनाव इसी पर तय होगा कि क्या उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग आज भी वीपी सिंह के उस नैरेटिव के साथ जिसके तहत उनको 27% आरक्षण मिला, न्याय मिला, जिसकी खुन्नस में 3 महीने बाद उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दी थी, तो क्या उस भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के साथ होगा जिन्होंने उनके मंत्री को स्टूल पे बिठाया, डिप्टी सीएम को स्टूल पे बिठाया, या आज भी वो मंडलवादी धारा के साथ है? सवाल यह इसलिए मौजूद है क्योंकि पिछड़े वर्गों की जाति जनगणना की मांग को यह सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट देकर पहले ही खारिज कर चुकी है। जी, अभी बहुत दिलचस्प बातें हम लोगों ने सुनी, और जो बात हो रही थी कि राम के भक्त हैं, मैं कतई नहीं मानता, ये लक्ष्मी के भक्त हैं असल में, और वही उनकी आराध्य है। राम से इनको कोई लेना देना है नहीं। दूसरा वो जो फोटोशूट वाला मामला है, मुझे लगता है कि अशोक जी का जो माइक है वो थोड़ा सही को कर रहा है। तो जो फोटोशूट है, मुझे लगता है कि हृदय से लगाते हुए मोदी जी ने कहा होगा कि कोई बात नहीं, हो जाता है। दरअसल वो फोटो भी वायरल वहीं से कराया गया था, तो औकात बताने के बाद थोड़ा सा गले से लगाना बनता है, धीरज रखवाना भी बनता है ना। तो बहरहाल जो आपका सवाल है, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले चुनाव के लिए, और जो भविष्य में जो भारत की राजनीति होगी उसके लिए भी। दरअसल जो 2014, 17 और 19 के चुनाव है, उसके अगर आप पैटर्न को देखिएगा तो हिंदुत्व के आइडेंटिटी को लोगों ने थोड़ा सा एक्सेप्ट किया था, और वो एक्सेप्ट किया था, वो जो ममता जी ने बताया, बिल्कुल उन्हीं शर्तों पर कि विकास होगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, काला धन आएगा, तो देश सो कॉल्ड विश्व गुरु बनेगा, माने विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और शक्तिशाली होगा। उस समय जो ओबीसी है और जो दलित है, उसने अपनी आइडेंटिटी को कुछ पल के लिए छोड़ दिया था, और वो बीजेपी के साथ गया था, उसमें वो भरोसा जताया था। तो मैं उस हिंदुत्व की धारा के साथ तो नहीं मानता हूं उस दलित और ओबीसी को, कि वो मंदिर की पूरी राजनीति उसके साथ मैं नहीं मानता हूं। हाँ, ये जरूर है कि उसने अपनी कास्ट आइडेंटिटी को छोड़ा था विकास के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। लेकिन मिला क्या उसके एवज में? उसे मिला ये कि उसकी जो जातिगत आइडेंटिटी है उसके कारण उसे प्रताड़ना मिली। उसके एक डिप्टी सीएम को, पहले सीएम नहीं बनाया गया, एक डिप्टी सीएम को स्टूल पर बिठाया गया, जो बेइज्जती की गई उनके नेताओं की। और इसके अलावा पूर्वांचल से लेकर के आप चले जाइए बुंदेलखंड या रोहिलखंड, इन तमाम इलाकों में दलितों और पिछड़ों के साथ जो हुआ, अगर वो थाने में जाते हैं कोई शिकायत लेकर के, तो उनको मारपीट करके भगा दिया जाता है। उनकी औरतों के साथ जिस अश्लील भाषा में थानेदार बात करते हैं, वो हम लोगों ने वीडियो में सुना है, वो देखा है। तो ये जो हुआ कि साहब, न तो सुनवाई होगी हमारी और ना हमारे जिंदगी के बेहतरी के लिए कुछ होगा, और हमने जो अपनी कास्ट की आइडेंटिटी को कुछ पल के लिए छोड़ दिया था, वो आइडेंटिटी लोगों की वापस आ रही है। और इसलिए वापस आ रही है कि उनको लगा कि जाति के कारण ही प्रताड़ना है। अगर आज ठाकुर मुख्यमंत्री है तो साहब थानेदार भी ठाकुर है, एसपी भी ठाकुर है, हाथरस से लेकर के हम लोगों ने इलाहाबाद तक देखा। अगर वो है मुख्यमंत्री का सजाती है तो साहब दलित और पिछड़ों की सुनवाई नहीं है। तो इस वजह से उनकी आइडेंटिटी फिर से लौट रही है, और उस लौटते हुए आइडेंटिटी में वो निश्चित रूप से वो जो मंडल की राजनीति है उसको एक स्पेस मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि अखिलेश यादव क्या उस आइडेंटिटी को अपने साथ जोड़ पाएंगे, ये बड़ी चुनौती है। और मैं इसको लगातार देख रहा हूं कि अखिलेश यादव उन एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे। ममता जी वो बाहरी आवरण। जी, ममता जी को सुन लिया जाए, फिर उसके बाद हम लोग टिप्पणी करेंगे।
नहीं, रविकांत सर की बात में मैं कि सर आपने जैसे बोला ना कि ओबीसी और दलित, उसमें ब्राह्मण को भी जोड़ दीजिए। ब्राह्मण भी बहुत परेशान है, ब्राह्मण अधिकारी परेशान है, ब्राह्मण जनता भी परेशान है, क्योंकि उसके साथ भी सुनवाई नहीं हो रही है। जितने अधिकारी आप कहिए, मैं आपको नाम गिना दूं कि ब्राह्मण अधिकारियों को चुन चुनकर सस्पेंड करना, ब्राह्मण अधिकारियों को जेल भेजना, ये हो रहा है। लेकिन कोई भी जो उनका सजातीय अधिकारी है, वो 80 लोग मर जाते हैं शराब पी के, लेकिन सजातीय अधिकारी है उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। एसएसपी के पिताजी ने योगी जी को पढ़ाया था, तो वो एकलव्य की तरह गुरु दक्षिणा में उन्होंने उनके बेटे को उसके साथ खून माफ कर दिए। तो यहाँ पे ब्राह्मण भी परेशान है, ब्राह्मण भी ऐसा नहीं है कि बहुत खुश है इस सरकार में, ब्राह्मणों के ऊपर भी उसी तरीके से अत्याचार हो रहा है। तो ये जो 12% है, ये भी बहुत नाराज है इस सरकार से। बिल्कुल। वो उसका जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया कि अभिषेक जी का सवाल थोड़ा मंडल से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने उसको नहीं जोड़ा। लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और उसमें कुछ ब्राह्मण अधिकारियों को मिला हुआ है, लेकिन उनको प्रश्रय मिला हुआ है या उनके वो कोर टीम का हिस्सा है, वो उनके अनुसार काम करेंगे, उन्हीं को मिला हुआ है। जबकि योगी आदित्यनाथ की अपनी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो बनाम ब्राह्मण हुई है पूर्वांचल में, ये सबको पता है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मण नेताओं को ठिकाने लगाया है, ये कौन नहीं जानता है। ठाकुर माफियाओं को जिस तरह से संरक्षण दिया है, ये कौन नहीं जानता है। ये कहते हुए मुझे कोई डर नहीं लगता है कि आप हमारे साथ क्या करेंगे। लेकिन सच्चाई है ये कि आपने ब्रजेश सिंह को नहीं देखा साहब, लेकिन कोई दूसरा कोई ब्राह्मण, माने उसमें आपका कानपुर का जो कांड है उसी को देख लीजिए, तो उसको तो साहब आप ठोको नीति के तहत एनकाउंटर कर देंगे खुले तौर पर। मतलब बेशर्मी की तरह। आपको ना लोकतंत्र का लिहाज है, ना आपको कानून का लिहाज है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके साथ ये नहीं होना चाहिए या गलत हुआ, लेकिन कानूनी प्रक्रिया, आप फांसी दे देते, बात समझ में आती है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से होना चाहिए था। तो आप जिस तरह से अपने उस पूरे दबंग की छवि बना रहे हैं ना, कि उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो साहब योगी योगी कहना है, वो चाहे उसमें ब्राह्मण हो, पिछड़ा हो, दलित हो, कोई भी हो, चलेगा तो बस योगी का। और मुझे लगता है कि इसीलिए मोदी जी ने थोड़ा औकात दिखाई है कि आपको पीछे पीछे चलना होगा उस गाड़ी के। और मुझे लगता है कि उसके तहत देखिए इसमें एक रणनीति भी हो सकती है कि ओबीसी को भी ये मैसेज हो कि मोदी जी ओबीसी है, तो उन्होंने ठाकुर साहब का, माने मुख्यमंत्री जी का, उसमें सारे ठाकुर भी नहीं शामिल है, इन ठाकुर मुख्यमंत्री जी को हैसियत दिखाई है। तो हो सकता है कि ये संकेत हो, और आने वाले समय में ये संकेत धीरे धीरे आरएसएस के थ्रू जाए, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है ओबीसी का, वो लेकर के जाए इस बात को। मैं क्षत्रिय ग्रुप में व्हाट्सएप में लोगों ने मुझे जोड़ दिया है। उस ग्रुप में उस दिन तमाम ऐसे मैसेज आए थे, व्हाट्सएप में इस तरह के मीम आए थे। मैं उस मीम को आपको बता देता हूँ, एक आज मेरे पास है, अभी मेरे मोबाइल में पड़े हुए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि एक तेली प्रधानमंत्री ने, एक तेली ने एक ठाकुर को पीछे पीछे घुमाया, ये अपमान की बात है, इसका बदला 24 में लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बैकफायर भी कर सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं, आप चाहे ना चाहे, मैं बार-बार एडिट कर जाता हूं, जोड़ा गया हो, वही मैं कह रहा हूं कि आप चाहे ना चाहे, लोग आपको घसीट करके ले आएंगे। आप डी कास्ट होना चाहे, डी क्लास होना चाहे, लेकिन भारत की समाज की जो स्थिति है उसमें आप चाह करके भी बाहर नहीं जा सकते। तो सच्चाई ये है। लेकिन वो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उस तरफ बढ़ रहे हैं, वो सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं, वो अपनी जगह बना रहे हैं। और इसीलिए वो जो मीम बने होंगे वो दरअसल कंसोलिडेट करने के लिए, ठाकुरों को अपनी ताकत दिखाने के लिए कि कहीं से वो इधर उधर ना चले जाए, उसके लिए सारा इस्तेमाल हुआ। और मोदी जी दूसरी तरह से उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे। वो दूसरे मीम चलेंगे ना कि ओबीसी वाला, कि अगर ये हुआ तो देखिए मोदी जी ने दिखा दिया उनको, उनकी हैसियत बता दी। वो बात अलग है कि फिर गले लगा करके थोड़ा धैर्य भी, हाँ ठीक है, ये बता दिया उन्होंने। और मोदी जी का तो वो कद है कि वो राम को भी उंगली पकड़ करके मंदिर में दर्शन ले जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं, उस चित्र को याद कीजिए। तो योगी बाबा है ही क्या चीज, जो एक मंदिर का पुजारी हो, वो मोदी जी के सामने क्या हैसियत हो सकती है, वो उन्होंने दिखा दिया। बहरहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति आज जिस दोराहे पर है, बेहद मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल भरा है। जो हट रहे हैं बीजेपी से, वो जाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को जितनी उम्मीदें लोगों को है, वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं। मुझे लगता है कि और
जैसे जनगणना की मांग है, अखिलेश यादव वो बीच में एक आध बार करते हैं फिर छोड़ देते हैं। उनका एजेंडा ही नहीं समझ में आ रहा है कि वो करना क्या चाहते हैं। दलितों की हत्या पर वो नहीं जाते हैं, उनको ट्वीट करने में 48 घंटे का समय लगता है, लेकिन हाथरस कांड में जिस लड़की के साथ जो अन्याय हुआ था उसकी स्मृति में आप हर 30 तारीख को वो उसकी स्मृति दिवस बनाएंगे। आप जो इवेंट कर रहे हैं वो इवेंट लोगों को समझ में नहीं आता है क्या, कि आप किसी के घर जाने के बाद हम कह रहे हैं या तो फिर किसी के घर मत जाइए। अगर आपकी राजनीति में ये है कि साहब हम कोई हताहत होता है तो हम उसके घर नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप किसी सजातीय के घर या किसी अगड़ी जाति के घर जाते हैं तो ये भी सवाल होगा कि साहब दलित के घर भी तो जाना बनता है। इसमें मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को बहुत साफ करनी होगी अपनी नीति को और अपनी नियत को, वरना लोगों को शंका होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति बहुत दोराहे पर है। इसमें अखिलेश यादव को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अपनी नीति का पर्दाफाश करना होगा और आगे बढ़ना होगा, वरना ये बहुत बड़ी चुनौती मैं देख रहा हूं। मैं भी थोड़ा सा इधर उधर निकल करके आया हूं। वो दलित जातियां जो अभी बीजेपी से भागना चाहती हैं, आखिरी तक आते आते कहीं ऐसा ना हो कि वो पलट करके बीजेपी के पास चली जाए, क्योंकि उनको लगे कि विकल्प नहीं है। रविकांत जी, एक बहुत बड़ी बात ममता त्रिपाठी जी ने कही है कि पसंद और विकल्प, ये दो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि अखिलेश की पार्टी पसंद नहीं है लेकिन विकल्प वही है, दूसरा कोई चारा नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि पसंद और विकल्प के बीच का जो गैप है यही उत्तर प्रदेश का चुनाव निर्धारित करेगा? कोई आपको मुझे लगता है आश्चर्य नहीं होगा अगर इसमें कुछ ऐसा हो जाए, और ममता जी की सारी बातें से मैं सहमत हूं, और इसीलिए मैंने पहले भी आपसे कहा था जी कि जो दलित वोट है, खास करके चूंकि मैं अभी बुंदेलखंड से होकर के आया हूं, वो निश्चित तौर पर बीजेपी को हराना चाहता है और वो देख रहा है कि सपा लड़ रही है इसलिए हम सपा को वोट करेंगे, लेकिन उसके पास अपना कोई लीडर नहीं है और अखिलेश यादव उस तरह से संबोधित भी नहीं कर रहे हैं उसको कि आप दलितों के साथ खड़े होते हुए अभी नहीं दिख रहे हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि हो सकता है कि आखिरी तक आते आते कुछ और चीजें हो जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कारपोरेट की ताकत है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बड़ा संगठन है, इसके अलावा थेथराई भी बहुत है कि उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता कि बोल क्या रहे हैं। वो उनको दंगा तक कराना हो तो वो करेंगे, वो जिस जबान का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि चुनाव आयोग तो उनके पॉकेट में है। तो इस वजह से ये बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा, मुझे लगता है कि अखिलेश जी के व्यक्तित्व में जो कमी है वो ये कि बहुत चापलूसों को बड़ा पसंद करते हैं, और अगर अभी की डिबेट वो सुनेंगे तो वो एक वाक्य में खत्म करेंगे कि ये सब नेगेटिव लोग हैं, ये ठीक नहीं है, ये सकारात्मक बात नहीं कर रहे हैं। मतलब आप केवल तारीफ करते रहिए तो सकारात्मक बात कर रहे हैं, अदरवाइज आपने कहा कि नहीं साहब यहां कमी है तो फिर वो नकारात्मक है। और उनके आसपास के लोगों का भी वही हाल है, अगर बाय द वे उन तक ये बात पहुंचे तो वो यही करते ही। और दूसरा, जो लोग खुल करके तारीफ करें, एक और मेरे पास खबर है, लेकिन चूंकि मैं मेरे पास कोई प्रमाण है नहीं है, इसलिए मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, कि ओम प्रकाश राजभर जो लगातार कह रहे हैं कि साहब हम तो अखिलेश यादव के लिए कुछ भी करेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए। और जब आदमी ये कहता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए तो फिर अंतर्ध्वनि कुछ और होती है, फिर जो उनको चाहिए वो डिमांड कर रहे हैं जिससे चाहिए, और किससे कर रहे होंगे वो मुझे लगता है कि हम लोग समझ रहे हैं। तो ये जो हो रहा है, और ओम प्रकाश राजभर पर तो इधर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वो निर्भर हो गए और बहुत आह्लादित थे उनसे। रविकांत जी, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में, मैं आपके पास अंतिम टिप्पणी के लिए आ रहा हूं, कि उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ की जो तस्वीर उभर रही है, इस तस्वीर के बीच में जो क्लियर कट एक लाइन है, ऐसी तस्वीर किसी भी पिछड़े वर्ग के नेता के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानी जाती रही है 90 के बाद, चाहे वो उमा भारती बनाम दिग्विजय सिंह का बैटल हो, या बिहार में 1995 में कहें तो आनंद मोहन बनाम लालू यादव का बैटल हो, राजनाथ सिंह बनाम मुलायम सिंह का बैटल हो 2002 में। अखिलेश यादव कहां पिछड़ते दिख रहे हैं? मुझे लगता है कि दो तीन कमियां हैं उनमें, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इस समय लोग उनको चाह रहे हैं। भले ही वो उनकी पसंद ना हो, जैसा कि ममता जी ने कहा, लेकिन विकल्प के तौर पर लोग समाजवादी पार्टी की तरफ ही देख रहे हैं उम्मीदों की नजरों से।
लेकिन एक तो उनको जो चापलूसी पसंद है वो बहुत दिक्कत कर रही है, दूसरा जो उनका घेरा है, और पुराने लोगों का जो अशोक जी जो कह रहे थे वो बात ठीक है कि पुराने लोग निश्चित रूप से उस तरह से नहीं लेते हो, लेकिन मैं समझता हूं कि पुराने लोगों की अब चुनौती खत्म हो चुकी है। सबने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया है, चाहे उसमें शिवपाल यादव ही क्यों ना हो। लेकिन ये जो नवरत्नों का घेरा है वो लगातार उनको डर दिखाते हैं। जैसे धर्मेंद्र यादव के बारे में मुझे जानकारी मिली है कि उनके बारे में कहा जाता है कि साहब हम कोई दूसरा शिवपाल नहीं पैदा करना चाहते, इस धर्मेंद्र यादव के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि धर्मेंद्र यादव समाजवादी, कम से कम उस आइडियोलॉजी को लेकर के एक बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी में माने जाते रहे हैं। पार्लियामेंट में जिस तरह की स्पीच वो देते रहे हैं उससे पिछड़ा तबका उनके साथ जुड़ता है। तो ये जो डर उनको लगातार दिखाया जा रहा है कि कहीं कोई आपको चुनौती ना दे दे, ये डर अखिलेश को परेशान कर रहा है। और जो चापलूस उनको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, आप मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, इस समय तो चापलूस लगे हुए प्रधानमंत्री बनाने में। मैंने बात सुनी है कि 2024 में तो आप भैया को कोई भी प्रधानमंत्री से नहीं रोक सकता। तो मैंने कहा कि प्रभु पहले 22 में बना लीजिए, 24 तो बाद में आएगा। दूसरा जो अशोक जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि उसके बाद क्या होगा। अगर ये चुनाव किसी तरीके से हाथ से निकल गया तो बीजेपी ने जो हालत कर दी है उनके कार्यकर्ताओं की, जो अच्छे कार्यकर्ता है कोई ऐसा नहीं है जिस पर 2 मुकदमे ना हो। एक एक कार्यकर्ता पर 24-24 मुकदमे हैं। और यही कार्यकर्ता अगर सरकार भाजपा की बनती है तो इसको मजबूरी में पार्टी बदलनी पड़ेगी, या तो वो जेल जाएगा। क्योंकि अगर आपके साथ ये सब चीजें जुड़ गई हैं, अपराध जुड़ गया है, तो फिर आप पार्टी बदल करके ही आप मुक्ति पा सकते हैं। और बीजेपी इसी रणनीति पर काम कर रही है। मुकदमे क्यों लगा रही है? इसीलिए कि आगे चल करके ये सब बंधुआ मजदूर होंगे, हमारे इशारे पर काम कर रहे हैं।